नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में हम उत्तराखंड पीसीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 14 जुलाई को आपका उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम जो है होने वाला है। तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन जिन बच्चों ने उत्तराखंड पीसीएस के लिए आवेदन किया है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इससे देखिए क्वेश्चंस आपको बनेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको तो आपको सॉल्व कराया ही जाएगा, साथ में उससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है, जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं 14 जुलाई के लिए। देखिए, करंट अफेयर्स की क्लासेस ऑलरेडी बना के डाली जा चुकी हैं, 13 वीडियोस डाली गई हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का आपका वहां से पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी उत्तराखंड के जीके और उत्तराखंड से जो इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स है उनको भी वीडियो में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करा दिया गया, तो चैनल में आप उसको भी देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, 14 जुलाई को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। कट ऑफ लगभग लगभग 105 के आसपास रहती है, तो आपने उसी हिसाब से अपना पेपर को अटेम्प्ट करना है। और बाकी जो सेकंड पेपर होगा वो आपका क्या होने वाला है, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, तो आपने केवल उसमें 35% मार्क्स अपने लेके आने। तो चलिए वीडियो जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट्स जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन नहीं रखे हैं, जो आपके आगामी जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीटेड होते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये रहने वाले परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो दिए गए हैं, आपका जो अनुच्छेद आपके 36 से 51 के बीच में जो है आपका डीपीएसपी दिए हैं, जिनको क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपका जो धन का केंद्रीकरण है उसको मना किया गया है। तो मतलब धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अगर आप धन का केंद्रीकरण कर रहे हैं तो आपका ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उल्लंघन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक भारतीय संविधान के भाग भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको डीपीएसपी भी बोला जाता है, उनका वर्णन किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का इसका सही जवाब हो जाएगा किसका, धन के केंद्रीकरण का उल्लंघन। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया, तो भाग 4 में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डीपीएसपी से क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। तो देखिए, भारत में जो संपत्ति का अधिकार है पहले एक मूल अधिकार हुआ करता था। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 31 के तहत। अनुच्छेद 31 के तहत जो हमारा पहला संपत्ति का अधिकार था वह एक क्या हुआ करता था, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार हुआ करता था। अब देखिए इसको क्या कर दिया है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के अब क्या कर दिया है, एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो इसका सही जवाब है, यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है केवल जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को प्राप्त है, यह एक विधिक अधिकार है। यानी कि अब ये एक आपका मूल अधिकार नहीं रह गया, एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 31 में देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब उसको विधिक अधिकार कर दिए गए। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 300 ए। अब इसको 300 ए में रख के इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो अनुच्छेद 301 में किसका वर्णन है, जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसका वर्णन है, जो एक विधिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 300 ए में है अब आपका ये संपत्ति का अधिकार। ये कब किया गया था, इसको अनुच्छेद 31 हटाएगा, 301 कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था आपका 44वां संविधान संशोधन, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को आपका मूल अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया, यानी कि अनुच्छेद 31 से हटा के 301 में 300 ए में इसको ला दिया गया है।
तो कई बार ये पूछता है कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत था, तो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था। और इसको कब विधिक अधिकार बनाया, तो 1978 में बनाया, 44वें संविधान संशोधन के तहत। अब इसको 300A में रखा गया, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन परीक्षा में पहले पूछा गया। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है, यानी कि आरोही क्रम घटता हुआ क्रम। तो देखिए, जो मध्यकालीन जो भारत हुआ करता था उसमें जो मुगल काल था, मुगल काल में सबसे जो बड़ा था, सबसे बड़ा क्या था आपका, सबसे बड़ा आपका सूबा था, सबसे बड़ा सूबा हुआ करता था। सूबा जो था वह आपका किस में डिवाइड हुआ करता था, सूबा जो था आपका सरकार में, सूबा आपका सरकार में विभाजित हुआ करता था। सरकार आपका किस में विभाजित हुआ करता था, सरकार आपका परगना में, सरकार परगना में विभाजित हुआ करता था। और परगना के अंदर कई सारे क्या आते थे, ग्राम आया करते थे। तो ये आपका सबसे पहले सूबा आया करता था। सूबा जैसे एक तरह से आपका क्या हो गया, प्रांत हो गया। सरकार एक तरह से आपके जिले हो गए, परगना एक तरह से आपका तहसील हो गया, ग्राम आपका ग्राम हो गया। तो सबसे ऊपर क्या होता था, सूबा हुआ करता था। उसके बाद सरकार, सूबा जो होता था वो सरकार में डिवाइड हुआ करता था, यानी कि जिलों में डिवाइड हुआ करता था। और जो जिला होता था वह तहसीलों में यानी कि परगने में डिवाइड हुआ करता था, और परगने के अंदर कई ग्राम आते थे। तो ये इसका सीक्वेंस था। अब ये पूछ रहा है आरोही क्रम घटते हुए क्रम, यानी कि घटता हुआ क्रम आपका ये हो जाएगा, सॉरी आरोही क्रम, आरोही 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 मतलब आपका बढ़ता हुआ क्रम। तो यानी कि देखिए सबसे पहले क्या आता है आरोही क्रम में, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा आपका परगना आएगा, सबसे पहले परगना आएगा बढ़ता हुआ क्रम, उसके बाद आपका सरकार आएगा, उसके बाद आपका सूबा आएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि परगना आया आपका, फिर सरकार आया उसका, उसके बाद आपका सूबा आया, परगना मिलके क्या बनी, सरकार बनी, सरकार बन के आपका एक सूबा बन गया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा आपका सूबा होता है, उसके बाद आपकी सरकार होती है, उसके बाद परगना होता है, उसके बाद आपका ग्राम होता है। ये मैंने आपको सीक्वेंस बना दिया है, तो आपने इस हिसाब से इसको सॉल्व करना था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका ब्लू कार्बन क्या है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ब्लू कार्बन क्या है, तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रगहित यानी कि संग्रहित कार्बन। तो देखिए महासागर और तटीय पारिस्थितिक जो तंत्र होते हैं उनके द्वारा संग्रहित की गई कार्बन को क्या कहा जाता है, ब्लू कार्बन कहा जाता है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो महासागर और तटीय पारिस्थितिकी इकोसिस्टम होते हैं उनके द्वारा कार्बन को संग्रहित किया जाता है, जिससे हमारा जो पर्यावरण होता है वो क्या होता है, संतुलित होता है। तो ये जो कार्बन इनके द्वारा संग्रहित की जाती है महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा, उसको क्या कहा जाता है, ब्लू कार्बन कहा जाता है, जो हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्लू कार्बन क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो ग्लोब है वह आपका किसमें, गोलार्ध में डिवाइडेड है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब वायु चलती है तो बाईं ओर मुड़ जाती है। तो बाईं ओर मुड़ने का उसका क्या कारण है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो हमारी जो वायु है दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये परीक्षा में पूछा गया है पीसीएस की। आगे देखिए विधि का शासन का अर्थ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका पॉलिटी से संबंधित है। तो विधि का शासन मतलब यह है कि देखिए विधि सर्वोपरि है, यानी कि सभी के लिए जो विधि है वह समान है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, यानी कि जो कानून है वह सभी के लिए समान है, चाहे वह सरकार हो, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। विधि यानी कि कानून सभी के लिए क्या है, समान है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विधि का शासन का अर्थ होता है विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है। तो न्यायालय द्वारा क्या निर्गत किया जाता है ये आपने बताना है। तो न्यायालय द्वारा देखिए मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा डिक्री या फिर रिट जारी की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो देखिए मूल अधिकार किस में है, आपके भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में। कई बार ये पूछा जाता है, तो भाग 3 में उल्लेख किया गया मूल अधिकारों का। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपके कहां से कहां तक है,
12 से 35, तो 12 से 35 तक मूल अधिकार हमारे हैं भाग 7 में। तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है, डिक्री या फिर आपकी रिट जारी की जाती है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है। ये मैंने आपको ऊपर अभी बताया, भाग 3 में इसका वर्णन है मूल अधिकारों का, 12 से 35 अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट रिपीटेड है, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। देखिए, बाल श्रम निषेध और विनियमन, बाल श्रम अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था, ये पूछा गया। तो बाल श्रम अधिनियम कब नियमित हुआ था, तो ये हुआ था 1986 में, 1986 में। इसके अंतर्गत क्या आता, तो बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत देखिए 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनको कारखानों या फिर खान में काम करने के लिए यूज उनका नहीं किया जा सकता है। यानी कि 1986 में एक अधिनियम आया, बाल श्रम अधिनियम, उसके तहत ये कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों में या फिर खानों में उनसे परिश्रम नहीं करवा सकते हैं, उनसे नौकरी नहीं करवा सकते हैं। तो ये 1986 में ये अधिनियम आया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो देखिए, दो जिले थे आपके, कौन कौन से, तो एक तो आपका था पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल, और दूसरा आपका अल्मोड़ा। तो इनकी जो जनसंख्या वृद्धि जो रही है, वो नकारात्मक रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा पौड़ी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है। तो सार पद्धति किससे संबंधित है, उत्तराखंड में जो सार पद्धति है यह आपका फसल चक्र प्रणाली से संबंधित। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सार पद्धति इक्वल टू फसल चक्र प्रणाली। तो सार पद्धति किससे संबंधित है, आपका फसल चक्र प्रणाली से संबंधित है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित आपने करना है। तो सुमेलित करने के लिए देखिए, जो यहाँ पे आपको देख रहा है हिमनद यानी हिमानी दे रखी है, और इस हिमनद या हिमानी से कौन सी नदी निकलती है आपने ये बताना है। तो देखिए, सतोपंथ से कौन सी निकलती है, आपकी अलकनंदा निकलती है। ठीक हो गया। मिलम से आपकी कौन सी निकलती है, मिलम से आपकी गौरी गंगा निकलती है। खतलिंग की बात करें तो खतलिंग से आपकी भिलंगना निकलती है, और चौराबाड़ी से बात करें तो चौराबाड़ी से आपकी क्या निकलती है, मंदाकिनी निकलती है। यानी कि आपका क्या आंसर बना, पहले का आपका 3, बी का आपका 2, और सी का आपका 4, और डी का आपका 1, यानी कि 3241, 3241 आपका किस ऑप्शन में है, तो 3241 आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया, आप सभी को पता होगा देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1767 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है कब हुई थी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है। तो असिंचित उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उपराऊ दोयम। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। असिंचित उपजाऊ भूमि उत्तराखंड में क्या कहलाती है, उपराऊ दोयम कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपका अनुच्छेद 243 बी। तो ग्राम सभा का वर्णन किसमें, आपका 243 बी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है ग्राम सभा वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। तो अनुच्छेद कौन से हैं जिनको स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है, तो अनुच्छेद आपका 14, अनुच्छेद आपका 19, अनुच्छेद आपका 21। ये जो आपके 3 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद जो 14 है क्या है, समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, और 21 की अगर हम बात करें तो ये आपका जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। तो ये जो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 हो, मैंने आपको तीनों बताए, इनको क्या कहा जाता है, स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है ये। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं मल्टी यूजर भी होते हैं और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। तो जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कमांड के थ्रू आपको जो प्रयोग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज, यूनिक्स और विंडोज विस्टा ये सारे क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वह आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। परीक्षाओं में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, डीओएस की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हो, क्या है आपके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है। इस डिवाइस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मॉडम। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा मॉडम। मॉडम जो क्या करता है, आपका डिजिटल संकेत को लेता है और एनालॉग संकेत में इसको कन्वर्ट कर देता है। मॉडम की फुल फॉर्म बात करें तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो मॉडम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समिति, यहाँ पे समिति दी है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए अशोक मेहता समिति जो थी ये भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। वी राव समिति ये भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। बलवंत राय मेहता समिति जी तो ये भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। बट जो संथानम समिति है, तो ये देखिए समिति 1962 में बनी थी। किस लिए बनी थी? भ्रष्टाचार से संबंधित थी, भ्रष्टाचार निवारण के लिए आपकी ये समिति बनी थी, संथानम समिति। तो कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है संथानम समिति का संबंध किससे था, तो आपने बताना है भ्रष्टाचार से संबंधित था। कब बनी थी? 1962 में बनी थी। और इस संथानम समिति के अध्यक्ष कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री थे इसके संथानम समिति जो भ्रष्टाचार से संबंधित, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कब ये बनी थी? 1962 में। बाकी अशोक मेहता समिति, आर.वी. राव समिति और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, बट आपकी ये वाली समिति से संबंधित नहीं। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्याव और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो देखिए ये परीक्षा में पूछा गया है पहले उत्तराखंड पीसीएस में कि कुल्यावाप और द्रोणवाप का संबंध किससे है? तो ये आप एक तरह की भूमाप थी। तो देखिए 3 तरह के होते थे। एक था आपका अधवाप, एक होता था अधवाप, एक होता था कुल्यवाप, ऊपर दे रखा है कुल्यवाप, एक दे रखा है आपका द्रोणवाप, द्रोणवाप। तो ये जो अधवाप था ये आपकी जो माप थी 3/8 से 1/2 एकड़ हुआ करती थी। इसकी जो माप थी अधवाप आपका 3/8 से 1/8 एकड़ हुआ करती थी। द्रोणवाप की बात करें तो ये 1.5 से, सॉरी ये आपकी 1.5 से ये आपकी 2 एकड़ के मध्य इसकी माप हुआ करती थी। और द्रोणवाप की बात करें तो ये 12 से 16 एकड़ हुआ करती थी। तो ये आपके 3 तरह की माप थी, अधवाप, कुल्यवाप और द्रोणमाप। ये भूमाप हुआ करती थी। अधवाप आपकी 3/8 से 1/2 एकड़, कुल्यवाप आपका क्या बोलते हैं 1 यानी कि 1.5 से आपका 2 एकड़, और द्रोणवाप आपका 12 से 16 एकड़ कहलाती थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है कुल्यवाप और द्रोणवाप है, तो आप किससे संबंधित है? भूमाप से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो देखिए मध्यकालीन भारत में जो महत्तर और पट्टिकल हुआ करते थे, ये क्या हुआ करते थे? ग्राम के मुखिया हुआ करते थे। तो ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता? महत्तर और पट्टिकल के पदनाम से जाना जाता। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय, आप सभी को पता होगा कि पंचवर्षीय योजना अब खत्म कर दी गई है। पंचवर्षीय योजना खत्म करके अब क्या ला दिया गया है? अब आपका नीति आयोग ला दिया गया है, जिसको भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो देखिए अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका जो कार्यकाल था 2012 से 2017 तक था। तो 2012 से 2017 तक इसका कार्यकाल था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था देखिए तीव्रतर, धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास था। तीव्रतर यानी कि स्पीड, धारणीय यानी कि ग्रहण करना, और ज्यादा समावेशी विकास करना, और ज्यादा से ज्यादा समावेशी विकास करना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। और इसका देखिए दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था?
इसका जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था 8.0% औसत आर्थिक विकास दर, यानी कि आर्थिक विकास दर प्राप्त करना था। कितनी? 8%। 8% आर्थिक विकास दर प्राप्त करना भी इसका लक्ष्य था। प्रथम लक्ष्य क्या था? तीव्रतर, धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास करना। कार्यकाल इसका 2012 से 2017 था और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अगर हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी, यानी कि 1951 से 1956 की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक एक रिपोर्ट होती है जिसको हर साल प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आईएमएफ भी बोला जाता है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा हर साल वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अगर हम बात करें आईएमएफ की, तो आईएमएफ की जो स्थापना हुई थी, ये आपकी 27 दिसंबर को हुई थी। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, इसकी जो घोषणा है, घोषणा तो अब इसकी आईएमएफ की को बनाने की घोषणा यानी कि प्रस्ताव जो था वो 1944 में ही ला दिया गया था, बट इसने एक्चुअल में काम करना कब से स्टार्ट किया था? 27 दिसंबर 1945 से। तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और इसमें आईएमएफ में कितने सदस्य हैं? 190 देश इसके सदस्य हैं आईएमएफ के। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष इसकी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये पूछ सकता है आपसे, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो ये आपको अध्यक्ष का नाम याद रखना है, स्थापना याद रखनी है, मुख्यालय याद रखना है। और वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? देखिए, केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो निर्णय है, उसका जो भी सॉल्यूशन है उस विवाद को निपटाने के लिए, तो वो कौन निपटाता है? तो उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही निपटाता है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों को। तो इसका देखिए, इसकी जो ये शक्ति है, उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों को निपटाने की जो शक्ति है, यह है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इसका मूल अधिकार है कि यह केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों को निपटाएगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो मूल अधिकारिता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको मिलती है? तो अनुच्छेद 131 में मिलती है। 131 में जो उच्चतम न्यायालय है वह केंद्र और राज्य सरकार के विवादों को निपटाएगा। ये आपका अनुच्छेद 131 में दिया गया है। तो देखिए, ये थे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उत्तराखंड पीएससी द्वारा विभिन्न जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं। तो ये जो लेवल है, यही लेवल आपका रहने वाला है क्वेश्चंस का। आपका जो एग्जाम होने वाला है 14 जुलाई को, तो आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस जो और बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए इसलिए रहने वाली है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, अभी आपके पास 1 हफ्ता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करा दूं। साथ में देखिए, जो करंट अफेयर्स की जो सेशंस मैंने करवाए हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत हेल्पफुल आपको रहेंगे। जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे उसको टैकल करने में। इससे देखिए 5 से 6 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सीरीज जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके 13 से 14 वीडियोज उसमें डाल रखी है करंट अफेयर्स की। और उत्तराखंड के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं और भी अभी क्वेश्चंस डाले जाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। तो चलिए, ये था आज का सेशन। इसको यहीं पे एंड अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर चैनल पर डाली जाती है तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।